गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक, तो बेटा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का जस्ट बात चालू करी थी, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? हमने 10-15 मिनट केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी थी, वो भी स्पेसिफिकली कोई केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं थी, टाइप ऑफ रिएक्शंस वगैरह पढ़ाई थी। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, फास्ट रिएक्शन क्या है, स्लो रिएक्शन क्या है ना, और एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है, इस टाइप से कुछ डेफिनेशंस हमने कल तक पढ़ ली थी, है ना। अब आज जो है हम रियलिटी में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो एक बात मैं आपको बताऊं कि यदि मान लो किसी ने बोला रिएक्शन, हाँ ठीक है अथर्व, अभी ये पढ़ा लेना, है ना। सो किसी ने बोला कि रिएक्शन, आज आज मैं आपसे बात करूंगा काय पे, उस पे रात को आयनिक बॉन्ड पे, आयनिक बॉन्ड पे तुम लोगों ने पढ़ लिया आयनिक बॉन्ड, डाउट निकाल लिए, डाउट निकाल लिए सब लोगों ने आयनिक बॉन्ड पे? हाँ 9:30, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अब अपन सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं और अभी इसी के बारे में बात करेंगे, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखो, इफ direction of a reaction is not specified, if direction of a reaction is not specified, then we take forward reaction. तो हम मान लेते हैं कौन सी रिएक्शन हुई है, फॉरवर्ड रिएक्शन हुई है, then we take फॉरवर्ड रिएक्शन। यदि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन स्पेसिफाइड नहीं है तो हम फॉरवर्ड रिएक्शन मान लेते हैं। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं इसी चीज पे, थोड़ा सा और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो यदि देखें तो एक टर्म होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ये टर्म जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम in which the concentration has changed। जैसे मान लो रिएक्शन हुई है, ए से मिला बी, करेक्ट बेटा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए बराबर क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू डी ए बाई डी टी, मतलब डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। मतलब कितना चेंज हुआ है ए के कंसंट्रेशन में, या इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं माइनस साइन A2 माइनस A1 बाई T2 माइनस T1। A2 फाइनल कंसंट्रेशन है, A1 इनिशियल है। रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए क्योंकि A2 की वैल्यू A1 से कम होगी। देखो A की मात्रा समय के साथ गिरेगी बेटा, तो T2 टाइम पे A2 की वैल्यू A1 से तो कम होगी ना, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी कंसंट्रेशन कम होगा, और रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए वो नेगेटिव ना आए तो मैंने सामने नेगेटिव साइन लगा दिया। तो A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ A। यदि मेरे से कोई बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ B, अब तुम लोग कॉमन सेंस से सोचना, रेट ऑफ चेंज ऑफ B, तो क्या मैं यहाँ माइनस साइन लगाऊं या नहीं लगाऊं? वहां पे मैं लिखता क्या, वहां पर मैं लिखता B2 माइनस B1 बाई T2 माइनस T1। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि समय के साथ B की तो मात्रा बढ़ेगी क्योंकि वो तो प्रोडक्ट है, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा B की मात्रा और ज्यादा बढ़ती जाएगी? करेक्ट है कि नहीं बेटा? करेक्ट है कि नहीं है? तो हमें नहीं लगाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1। अब इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ B है ये, है ना, मतलब कितना B बना है, कितना B बना है उसका रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बी है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है, फॉर्मेशन ऑफ
बी है। करेक्ट है बेटा? आई होप सो सबको बात क्लियर है, ठीक है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है ये। आई होप सबको बात क्लियर है, ठीक है ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, वेरी नाइस। ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिस्पेक्ट में मैंने बात आपको लिख के दी है। जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्या है और रेट ऑफ चेंज ऑफ बी क्या है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ना। यही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाए तो B2A हो जाएगा, B2A हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? खैर अभी उसमें कंफ्यूज मत हो, सिर्फ अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट कैसे रेट दिखाते हैं वो बात को समझ लो। इसके बाद में एक नया शब्द आपसे उस पर बात करना चालू करता हूँ जो कि इक्विलिब्रियम है। रेट तो बताना था, कुछ कारण था, आगे चल के रेट रेट बार बार आएगा ये शब्द, तो मैंने सोचा एक बार आपको रेट टर्म बता देता हूँ, रेट होता क्या है, ठीक है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो चीज हमको देखना है, मिटाओ मिटा इसको मैं, ये तो सिंपल सिंपल लिटिल स्टार था सब। नेगेटिव साइन आप एक बार एक्सप्लेन कर दें। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया कि किसी भी चीज का रेट नेगेटिव नहीं होता है, रेट तो पॉजिटिव ही होगा। अब A2 की वैल्यू A1 से कम होगी, क्योंकि समय के साथ हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। जब कुछ स्पेसिफाई ना करे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए और रेट ऑफ चेंज ऑफ बी पूछा है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन जा रही है उसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ठीक है बेटा? क्योंकि कुछ बोला नहीं फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में, तो जब कुछ नहीं बोला मतलब फॉरवर्ड में, ठीक है? तो समय के साथ ए की मात्रा गिरेगी, तो A2 की वैल्यू तो कम होगी ना, A2 की वैल्यू तो कम होगी ना समय के साथ में, तो A2 माइनस A1 नेगेटिव आ जाता, तो रेट नेगेटिव आ जाता। रेट नेगेटिव आ नहीं सकता, इसलिए वो नेगेटिव ना आए और हम मैथमेटिकली करेक्ट रहें, इसके लिए मैंने सामने नेगेटिव साइन लगा दिया। क्लियर है बेटा? क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव विल बिकम अ पॉजिटिव। डेल्टा ए की वैल्यू बेटा जो होगी ना, जब आप देखोगे डेल्टा ए की वैल्यू तो वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि A2 की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू A1। समय के साथ वैल्यू गिरेगी। A2 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T2। बैकवर्ड में, हाँ बैकवर्ड में जब बैकवर्ड की बात करेंगे तो B में नेगेटिव लगाएंगे, सही बात आपकी। यदि सिर्फ बैकवर्ड की बात चल रही है तो B में नेगेटिव लगाएंगे। फिर आप ये सोचना B गिव्स A की बात चल रही है ना? चलो खैर, सिर्फ बैकवर्ड की बात करें तो ऐसे लिखें, ठीक है? लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने सिर्फ एक ही बात लिखी है, क्योंकि अभी उससे काम चल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि एक टर्म है जिससे बोलते हैं हम, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम क्या होता है ये बात समझते हैं, है ना? तो यहाँ लिखते हैं इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस, एंड केमिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है बेटा? तो इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन है अरे हैव सम कॉमन सेंस भाई, यदि कोई रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो ए की वैल्यू कम होगी ना समय के साथ, तभी तो आगे बढ़ रही है ना। चेंज के लिए शब्द डेल्टा लिखते हैं, इसलिए डेल्टा लिखा है। यदि आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए हो तो मैं पढ़ाऊं? सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की जो वो है, क्या नाम है उसको, एबिलिटी है, वो सचमुच प्रशंसनीय है। इतनी सरल बात है, जब कोई रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन गिरेगा। A2 है, कंसंट्रेशन है टाइम T2 भाई, तो कंसंट्रेशन समय के साथ गिरेगा, तो A2 माइनस A1 नेगेटिव आएगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस मैंने आपको बता दिया, सिंपल सी बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बीच बीच में सो भी जाते हैं,
खैर, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, ए गिव्स बी, सिंपल ही लेते हैं, थोड़ा भी कॉम्प्लिकेट लेंगे तो आप पूरा मान जाओगे। तो ए गिव्स बी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, इसमें मैंने क्या किया, इनिशियली रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी इनिशियली, है ना, पर जैसे ही बी बनना चालू होगा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चालू हो सकती है, यदि वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो। और मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस यदि एक क्लोज कंटेनर में हो रही हैं तो रिवर्सिबल ही होती है। दुनिया में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं जो कि कंप्लीशन पे चली जाए यदि उसको आप क्लोज कंटेनर में रख रहे हो, तो रिएक्शन कुछ मात्रा में बैकवर्ड डायरेक्शन में जरूर जाती है। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि मान लो ए गिव्स बी है या ए प्लस बी गिव्स मी सी प्लस डी है, करेक्ट है, सी प्लस डी है, ए प्लस बी गिव्स मी सी प्लस डी है। तो दो एरो लगे, एक एरो आगे की ओर जाता हुआ लगा, ये फॉरवर्ड दिखा रहा है, और ये वाला जो एरो है ये बैकवर्ड दिखा रहा है। ठीक है बेटा, ये वाला एरो फॉरवर्ड दिखा रहा है और ये वाला एरो जो है वो बैकवर्ड दिखा रहा है। इतनी बात सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना। इनिशियली ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे और सी और डी बनाएंगे, जैसे ही सी और डी बनेगा वैसे ही उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करने के चांसेस आ जाएंगे। इसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता होगा, है ना। रिएक्शंस क्यों होती हैं, दोस्ती हो रही है किसी से, वो क्यों हो रही है दोस्ती, उसका रीजन है एनर्जी, अंदर एनर्जी है टू डू दैट वर्क, वो काम करने की एनर्जी है, कुछ वर्क करने की एनर्जी है, ड्यू टू दैट एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद ए और बी, उसके कारण उनमें टक्कर होगी, जो टक्कर होगी उस टक्कर के कारण केमिकल रिएक्शन हो सकती है। इतनी बात बड़ी सरल थी, कोई मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है बेटा, जो टोटल एनर्जी होती है उसको भी मैं दो भाग में बांट सकता हूँ, एक भाग होता है अवेलेबल एनर्जी और एक भाग होता है नॉन अवेलेबल एनर्जी। मतलब जो टोटल एनर्जी आपके पास होती है उसमें से कुछ एनर्जी आपके पास अवेलेबल होती है वर्क करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए, जैसे डूइंग अ केमिकल रिएक्शन इज अ वर्क डन। ठीक है, तो कोई कार्य करने के लिए आपके पास कुछ अवेलेबल एनर्जी होती है। एनर्जी, टोटल एनर्जी को दो पार्ट में बांटते हैं, कौन कौन से दो पार्ट हैं टोटल एनर्जी के, एक अवेलेबल और एक नॉन अवेलेबल। जो नॉन अवेलेबल पार्ट है वो कभी वर्क के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, जो नॉन अवेलेबल पार्ट है वो वर्क कराने के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो रिएक्शन को कौन सा पार्ट करवाएगा, अवेलेबल एनर्जी का कि नॉन अवेलेबल एनर्जी का, कौन सा पार्ट रिएक्शन को करवाएगा, जो अवेलेबल एनर्जी का पार्ट करवाएगा। और वो पार्ट एनर्जी का जो रिएक्शन को करवाता है जिसे हम अवेलेबल पार्ट कहते हैं, वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो जिसके अंदर गिब्स साइंटिस्ट का नाम है, चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में आता है ये चीज, मतलब है ना। पता नहीं क्यों समय अंतराल में ऐसा हुआ कि कोचिंग्स में चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और गैसियस स्टेट लास्ट में पढ़ाए जाते हैं, थ्रू आउट इंडिया ऐसा होता है, जबकि ये चैप्टर मेरी समझ में पहले होने चाहिए, क्योंकि इन चैप्टर्स की कई चीजें इन दो चैप्टर्स में लगने वाली हैं जो अब आप पढ़ने वाले हो। लेकिन सब दूर ऐसा ही चलता है कोचिंग्स में, किसने चलाया क्यों चलाया भगवान जानता है, शायद इसलिए चलाया होगा क्योंकि ये वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा आसान है, ये है। नहीं, मेरे पास तो जो सीक्वेंस आएगा मैं उसी से पढ़ाऊंगा ना बेटा, हर चीज मेरी कहाँ चलती है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्लीज बातें मत करो यार, तुम में से कुछ बच्चे ना इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। अब चैप्टर ये चल रहा है, किसी और चैप्टर की बातें कर रहे हो, सर रात में क्या होगा, सर ये वाला चैप्टर क्या है, सर वो वाला चैप्टर क्या है, ऐसी इडियोटिक बातें करोगे तो मैं आपके रेलिवेंट सवालों की भी जवाब देना बंद कर दूं। जो चल रहा है उसकी बात करो, इधर उधर की बात मत करो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ो, तो क्या बता रहा था मैं आपको, एनर्जी को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एनर्जी को हम, टोटल एनर्जी को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला पार्ट होता है अवेलेबल एनर्जी, एनर्जी टू डू यूजुअल वर्क, चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में आएगा ये। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इट इज कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी।
गिव्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी भी दो टाइप की होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर पे अलग होती है और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे अलग होती है, लेकिन हमारे काम की जो है ज्यादा वो गिब्स फ्री एनर्जी है, क्योंकि हम ज्यादातर रिएक्शंस ओपन वेसल में कराते हैं और ओपन वेसल में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। बोलो हाउ। ज्यादातर रिएक्शंस तो अपन कहाँ करा रहे, खुले में करा रहे हैं, तो वहां पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट, इसलिए हम बात करते हैं किसकी, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट, तो किसकी बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, इट इज एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, है ना। और दूसरी होती है नॉन अवेलेबल एनर्जी, जिसको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम एंट्रोपी के वेरिएबल के नाम से जानेंगे, अभी फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज जब रिएक्शन करती है, जब भी रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, तो दैट इज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस एनर्जी। whenever chemical substrate or substances do reaction, they do so because of availability of gives free energy। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में गिव्स फ्री एनर्जी लिख देता हूं, ठीक है बेटा। इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, जो मास पे डिपेंड करे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट। मास की जगह अमाउंट बोल देते हैं, ज्यादा अच्छा है। डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, मतलब मोर द अमाउंट मोर द गिव्स फ्री एनर्जी। बोलो हाउ, मोर द अमाउंट मोर द गिव्स फ्री एनर्जी, सही है। So whenever chemical substance do reaction, they do because of availability of Gibbs free energy. It is a extensive property, depends upon the amount. वो amount पे depend करती है, ठीक है बेटा। Gibbs free energy is different for different substances at same concentration। हम में से क्या सारे लोग एक ही तरह के हैं क्या बेटा, एक ही स्थिति में हम सब में अलग अलग तरह की ऊर्जा होती है वर्क करने की। तुम में से कुछ बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे। कंडीशन एक जैसी है, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सब एक जैसी है, समझ रहे हो बात को। अमाउंट भी एक जैसा है, वही लिवर, वही ब्रेन, वही 1500 सीसी का ब्रेन एक्स के पास है, वही वाई के पास है, वही जेड के पास है, लेकिन जेड आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, वाई नहीं कर रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो सेम अमाउंट प्रेजेंट में गिव्स फ्री एनर्जी अलग अलग प्रकार की होती है। क्या इस बात से आप एग्रीड हो, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो gives free energy is different for different substances at same concentration। सेम कंसंट्रेशन पे gives free energy अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग होती है, ठीक। as a reaction advance, और as reaction, जैसे मैं बोलता हूँ, हाँ ठीक है ना, is different for as a reaction advances gives free energy of reactants will decrease। बोलो how, will decrease, but due to increasing concentration of product gives free energy of product will इंक्रीज। क्या मानते हो उस बात को बेटा, शुरू में तो सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट है, तो जो भी गिव्स फ्री एनर्जी अवेलेबल है, दैट इज एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, वो सिर्फ रिएक्टेंट के पास है। पर समय के साथ जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो प्रोडक्ट बढ़ेगा तो गिव्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की बढ़ेगी और रिएक्टेंट की कम होगी। बोलो हाउ, क्लियर रहती बात, क्लियर रहती बात। और जिस समय
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, अच्छा इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात सबको क्लियर है। और जिस समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की गिव्स फ्री एनर्जी बराबर हो जाएगी, जिस समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की गिव्स फ्री एनर्जी बराबर हो जाएगी, मैं बोल दूंगा कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। बोलो हो, जिस समय गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो जाएगी, मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब इसको टोपो तो और अच्छा पढ़ाता हूं। मिटा दूं, चले मिटा दिस सर, कैन बी से 2 मिनट्स, कहते हैं 2 मिनट्स तो नहीं दे पाऊंगा बेटा, 2 सेकंड दे दूंगा। कैन बी से नॉन अवेलेबल एनर्जी इज अनअवेलेबल एनर्जी। अरे क्या क्या सवाल पूछते हो कसम से, मतलब अंग्रेजी का दूसरा शब्द लगा करके बोल दिया यार, है? तो एक ही मतलब निकलेगा दोनों का, नॉन अवेलेबल एनर्जी इज अनअवेलेबल एनर्जी। ये क्या सवाल हुआ यार, तुम लोग बड़े हो गए हो, कम ऑन ग्रो अप यार, दूसरी तीसरी कक्षा के बच्चे हो क्या? नॉन को अन लिख दिया, बोले सर कैन बी से, हम बोल देना, उसमें क्या दिक्कत है? मजाक करते हो कसम से, मतलब। ओके, चलो, और ज्ञान की गंगा बहाते हैं। अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका आया समझ में, है ना, जरा सा कंसेप्ट आया समझ में। अब जब तक मैं बोर्ड को सुखा रहा हूं तब तक आप लिख लो, टाइम व्हेन the gives free energy of reactant becomes equal to gives free energy of product, that is the time at which equilibrium is established। या लिख लो, on equilibrium या at equilibrium gives free energy of reactant is equal to gives free energy of product। ये सेंटेंस लिख लो छोटा अंग्रेजी में। at equilibrium लिखो बच्चों, होशियार बच्चों लिखो, at equilibrium gives free energy of reactant is equal to gives free energy of product, gives free energy of product। ठीक है बेटा, जैसे इसके लिए हिंदी का कोई शब्द मैं तलाश रहा हूं, वो समझना। जैसे आप समझो, ये एक समझ गए होंगे आप क्या है? सुंदर कन्या है, ठीक है बेटा, कायरा है ये, ओके। और यहां पर दो, कोई वॉलंटियर यदि मिल जाए तो, दो बच्चे जो हैं चले आ रहे हैं, दो, अथर्व एंड यश। अथर्व, स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ करना बेटा, एंड यश चले आ रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्यारा को देखकर या सुंदर कन्या को देख करके, ओके बेटा कोई बात नहीं, सुंदर कन्या को देख करके दोनों में एक जैसे ही भावनाएं उठेंगी या अलग अलग उठ सकती हैं? बोलो बेटा, अलग अलग भावनाएं उठेंगी, बिल्कुल सही बात है। किसी में थोड़ी ज्यादा भावना उठ सकती है, किसी में थोड़ी कम भावना उठ सकती है। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? मतलब ये बात तय हुई कि दोनों का कंसंट्रेशन एक जैसा ही था, बिल्कुल एक जैसे थे, हाइट हेल्थ सब में एक जैसे थे, आइडेंटिकल ट्विंस मान लो आप तो, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों में भावनाएं अलग अलग प्रकार की हमको दिखी है। आइडेंटिकल ट्विन नहीं मानते अपन, आइडेंटिकल ट्विन मानेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मैं कह रहा हूं दोनों एक ही प्रकार के दिख रहे हैं, एक ही कंसंट्रेशन के दिख रहे हैं, हाथ पैर सब एक ही जैसे हैं, परंतु दोनों की भावनाएं अलग अलग हैं।
सुंदर कन्या के प्रति। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? सब लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। शुभम बेटा देख, चैट में ना कुछ भी ऐसा मत लिखा कर जिसको पढ़ने में मेरा समय वेस्ट हो। समझा तू बात को? क्योंकि मैं ना पढ़ने लग जाता हूँ कि बच्चे ने क्या पूछा है, और तू क्या करता है, जनरली मजाक करता रहता है। तो मत लिखा कर बेटा, है ना, उससे डिस्टर्ब होता है। चलो, तो ये क्या बात हुई, ये सुंदर कन्या, ये अथर्व, ये यश, और हम कोई और भी, मतलब ये दो एग्जाम्पल से बात क्लियर हो गई आपको, है ना? अब मैं इसको रिलेट करता हूं केमिस्ट्री से। कैसे रिलेट करूंगा? देखो बेटा, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि सब में अलग अलग प्रकार का, जिसको अपन क्या बोले हिंदी में समझ में नहीं आता है, वो बोलते हैं ना, सबको सांप काटता है चुपचाप नहीं बैठ सकता, ऐसा बोलते हैं ना? बोल, ऐसे बोलते हैं ना, सांप काटता है चुपचाप नहीं बैठ सकता है इंसान। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, मतलब जो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा प्रो एक्टिव होते हैं, सुना होगा तुम लोगों ने, है ना? तो अपन बोलते हैं अरे यार इसको फिर सांप, इसको फिर हुआ कीड़ा, कीड़ा 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 बोलते हैं, कीड़ा, हाइपर एक्टिव, है ना? हिंदी में बात करें तो ज्यादा अच्छा है, हिंदी में बात करते हैं तो ज्यादा फील आती है, समझ में आता है। तो बोलते हैं अरे यार इसको बहुत कीड़ा है यार, इसको बहुत कीड़ा है यार। देखा होगा तुम लोगों ने, देखा होगा, क्योंकि और कोई शब्द नहीं आ रहा समझ, मुझे लगा यही सबसे नेचुरल टाइप का लग रहा है ना? ऐसे बोलते हैं इसको बहुत कीड़ा है, इसको बहुत कीड़ा है ना? तो द थिंग इज दैट कि इसको मैं रिलेट करता हूँ। रिलेट क्या करता हूँ, मेरी बात को समझना बेटा। जैसे मान लो ए है और वो बी बना रहा है, ठीक है? एक समय आएगा जबकि गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ए और गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ बी बराबर हो जाएगी। दैट विल बी द टाइम, ये ए यहां पर होगा गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगा बेटा, और यहां पर होगा गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बेटा? अच्छा, इनिशियली एट टाइम t बराबर 0, ए गिव्स बी था जिस समय, मान लो मैं रिवर्सिबल का साइन लगा देता हूं क्योंकि तब तो रिवर्सिबल रिएक्शन थी ही नहीं कुछ भी। तो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इस समय मैक्सिमम थी बेटा, मैक्सिमम थी, और गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट 0 थी बेटा। तो जो भी रिएक्शन थी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या थी? 0 थी। बोलो बेटा मानते हो? हाँ ना, बोल दो जल्दी से। इनिशियली एट टाइम t बराबर 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं है, हो रही है, तो उस समय मैक्सिमम एनर्जी तो इधर ही थी बेटा, अवेलेबल एनर्जी जो थी मैक्सिमम इधर थी, यहां पर तो 0 थी। पर जैसे जैसे समय, जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ेगी, जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ेगी, एज रिएक्शन स्टार्ट्स, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी बी बन जाएगा बेटा। बी के बनते ही गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अपीयर हो जाएगी, और यदि गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अपीयर हो गई तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। बोलो हाउ? सो एज रिएक्शन स्टार्ट्स B is formed, B is formed, and some A is consumed, is consumed. एनर्जी ऑफ ए और बी क्या, ठीक है ना? B is formed and some A is consumed. Per mole energy of, keeping this fact in mind, per mole energy of reactant and product are different or same? पर मोल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर डिफरेंट और सेम, आपको बताना। अरे नहीं वैदेही बेटा, सेम कैसे होगी बेटा? अभी तो बोला सबका कीड़ा अलग अलग है, सबका कीड़ा अलग अलग है। वही जो कीड़ा होता है ना अंदर से कुछ काम करवाने का, वो है ये गिव्स फ्री एनर्जी, वो सब में अलग अलग, सेम अमाउंट में अलग अलग है। लास्ट एग्जांपल में आपने देखा था, दो बच्चे थे लेकिन सुंदर कन्या को देख के एक ज्यादा उछला था, एक कम उछला था। तो B is formed and some A is consumed, keeping this fact in mind that
gives free energy of reactant and product is different for same amount. Correct? अच्छा, जैसे ही B is formed and some A is consumed, as soon as B is formed, reaction begins in backward direction as well. रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चालू हो जाएगी. क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इस समय जितना ए कुछ कंज्यूम हुआ है और कुछ बी बना है, ए कुछ कंज्यूम हुआ है, कुछ बी बना हुआ है. टू मेक पिक्चर मोर क्लियर एंड बेटर, लेट मी राइट हियर 2b, जिससे आपको ये ना लगे जितने मोल इसका टूटा उतना ही मोल इसका बना. उससे क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार कंसेप्ट डिस्टॉर्ट हो जाता है. तो खैर, as soon as डायरेक्शन बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट्स एज वेल, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, t बराबर 0 की तुलना में. कोई बता सकता है? t बराबर 0 की तुलना में रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ a गिरेगा कि बढ़ेगा? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ a बढ़ेगा कि गिरेगा? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट पे डिपेंड करता है. अमाउंट a का कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? डिक्रीज होगा ना बेटा. जैसे ही आप जरा सा भी अमाउंट कंज्यूम हुआ तो इसकी गिव्स फ्री एनर्जी कम हो गई, इसकी एनर्जी टू डू वर्क डन कम हुई, क्योंकि इसका अमाउंट कम हुआ. अमाउंट गिव्स फ्री एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, मैंने पहले ही लिखा था. तो जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ेगी इसकी रेट गिरेगी और इसकी बैकवर्ड की रेट बढ़ेगी. बोलो बेटा, बात समझ में आई? जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ेगी ए की रेट पहले की तुलना में गिरेगी और बी की रेट पहले की तुलना में बढ़ेगी. In backward direction as well. As reaction proceeds, rate of reaction of A decreases, whereas rate of reaction of B to give A, ठीक है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन A गिविंग B, ये वाली रिएक्शन का रेट क्या होगा, गिरेगा. जबकि B गिविंग A will increase, वो इंक्रीज करेगा. करेक्ट है बेटा. टाइम एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. It is the condition is called as equilibrium. Or the time at which the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, this condition is called as equilibrium. करेक्ट है बेटा, इक्विलिब्रियम. और आप नीचे लिखोगे, जो मैं ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो आप नीचे लिखना. at equilibrium rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction and gives free energy of product minus gives free energy of reactant is equals to 0, क्योंकि दोनों
बराबर हो जाती है, गिब्स फ्री एनर्जी और रिएक्टर और प्रोडक्ट बराबर हो जाती है, तो उनका माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तुम लोग कुछ फील आई कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, रेट बराबर होता है, रेट बराबर होता है। ठीक है बेटा, इसको लिख लो आप लोग, उसके बाद में और आपको आगे पढ़ाता हूँ, जल्दी से लिखें। ठीक बेटा, ठीक बेटा। अब एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, वेट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, चल कर झटपट फटाफट। मिटाओ, shall I मिटाओ दिस बच्चों? यस सर, ओके। तो तब तक आप अपने दिमाग की बात रखो कि इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हुआ बच्चों, तो इसके बाद क्या होने वाला है वो समझना। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है आपको समझ में आता है? दिस इज द एनर्जी अवेलेबल विद अ सब्सटेंस टू डू यूजफुल वर्क एट कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये वो कीड़ा है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में होता है रिएक्शन करने का। मैंने हिंदी में आपको समझा दिया, ठीक है बेटा। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितने हैं, क्या उनकी मात्रा कितनी है? यदि आप मॉलिक्यूल्स देखोगे तो जब रिएक्शन होती है तो करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो वंस इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, क्या होता है वो बात को समझना। वंस इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, अटेन्ड, क्या होगा? नंबर वन, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, पहली कंडीशन। नंबर टू, concentration of product does not change with time, with time, करेक्ट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। अब जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है उतनी बैकवर्ड जा रही है, तो जितनी फॉरवर्ड जा रही है उतनी बैकवर्ड जा रही है। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम बिकॉज at equilibrium, at equilibrium, or because once equilibrium is attained, the amount of reactant consumed at any time is equal to amount of reactant formed in same time। समझना बेटा, जैसे मान लो बच्चों इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है ना, जिस समय इक्विलिब्रियम अटेन हुआ उस समय ए थे 8, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया।
ए 8 थे, मतलब अब मैं ए गिव्स बी नहीं बता रहा हूँ, ए गिव्स बी में क्या होता है, 1 मोल ए 1 मोल बी दे रहा है, तो मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ए मॉलिक्यूल एक तरफ है और दूसरी तरफ 2 मोल बी मैंने लिखा था, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, ए ए ए ए मान लो इक्विलिब्रियम पे 8 ए हैं और इक्विलिब्रियम पे 5 बी के मॉलिक्यूल है और इस समय इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। इनकी गिव्स फ्री एनर्जी मतलब इनका सबका संयुक्त कीड़ा जो है वो इन सबकी संयुक्त एनर्जी के बराबर है और इसको बोलते हैं अपन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। करेक्ट है बेटा इतनी बात। लेकिन एक बात समझने योग्य है कि इस समय ऐसा नहीं है कि रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बंद हो गई है। इस समय ऐसा नहीं कि रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बंद हो गई है। एक्चुअली ऐसा है कि ए जितना टूट रहा है उतना ही ए बी के टूटने से बन रहा है। बोलो हो, ये बात तुम लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? ए जितना टूट रहा है उतना ही ए बी के टूटने से बन रहा है। मतलब इट इज नॉट ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये रुका हुआ इक्विलिब्रियम नहीं है, ये गत्यात्मक इक्विलिब्रियम है। इट इज नॉट ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है बेटा इतनी बात। जैसे ही इधर से कुछ टूटा वैसे ही उधर से कुछ टूट के इधर का उतना ही बन जाएगा जितना। चलो, हर्ष ने पूछा रुकता क्यों नहीं है, ये बात भी आपकी सही है, रुकता क्यों नहीं है। रुकता इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि कहीं ना कहीं से एनर्जी प्राप्त करके, कहीं ना कहीं से एनर्जी प्राप्त करके ए के साथ रिएक्ट करके बी बनाएगा जो। लेकिन जैसे ही वो बी बनाएगा वैसे ही बी साइड की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी और जैसे ही वो एनर्जी बढ़ी वो तुरंत इस साइड उगल देगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। क्लियर है बेटा इतनी बात। चल, तो आपको मेरी बात समझ में आई? क्योंकि बेटा गिव्स फ्री एनर्जी, समझना 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 समझना। एक और हर्ष की बात का मैं जवाब देता हूं, एक और हर्ष की बात का मैं जवाब देता हूं। उसने पूछा सर ये रुकता क्यों नहीं है, तो मैं आपको बताऊं बेटा, दोनों साइड का कीड़ा बराबर हुआ है, कीड़े का एंड नहीं हुआ है। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? गिव्स फ्री एनर्जी दोनों साइड की बराबर है, लेकिन गिव्स फ्री एनर्जी दोनों साइड की जीरो नहीं है बेटा। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बराबर गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों जीरो नहीं है, दोनों का डिफरेंस जीरो, इसलिए रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, ओतप्रोत ऐसी चलती रहेगी। समझ लो, समझ लो, समझ लो। कैसे चेंज होगी? जब हमने ये देखा, जब हमने ये देखा कि जितना टूटा किसी भी समय पे उतना ही बन गया, तो कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगा भाई यार? कुछ तो मतलब कॉमन सेंस टाइप की चीज का इस्तेमाल करो, बोलने से पहले सोचा तो करो। जब ये बात स्टेब्लिश हो गई कि जितना ए टूटा उतना ही ए बना, जैसे ही ए टूट के बी बनाएगा इक्विलिब्रियम पे, वैसे ही बी का कुछ अमाउंट टूट के ए उतना ही बना देगा। क्लियर है बेटा? हाँ, और ये चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा। इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बस बहुत समझा दिया और नहीं समझाऊंगा आपको। इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, आप ये बात भी नोट करना, आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि एक मोल ए का टूटा या एक ए टूटा तो एक बी बनेगा और एक बी टूटा तो एक ए बनेगा, क्योंकि दोनों का कीड़ा अलग अलग है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये हो सकता है एक ए टूटे और दो बी बने, और दो बी मिले तो एक ए बने, ऐसा नहीं। समझ रहे बात, समझ रहे मेरी बात को? सिर्फ बात इतनी है कि जितने इसके टूटे उतने इसके बने इक्विलिब्रियम पे, और जितने बी के टूटे उतने बी के बने इक्विलिब्रियम पे। ये बात सही है। ये बात सही नहीं है कि जितने ए के टूटे उतने बी के टूट के ए बन जाएंगे, ये बात गलत है। तो सेंटेंस क्या यूज करना है वो समझो। मुझे सख्त नफरत है उन लोगों से जो सुनते कम है और बोलते ज्यादा है। सुनो ध्यान से, बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं, बहुत बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम पर जितना ए टूटेगा उतना ही ए बनेगा, जितना बी टूटेगा उतना ही बी बनेगा। समझ रहे हैं बात? जितना ए टूटा उतना ही ए बना, जितना बी टूटा उतना ही बी बना। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। क्लियर ना? और टाइम पास नहीं करूं ना? चलो बहुत बढ़िया। तो
at equilibrium is attained, the amount of reactant consumed at any time is equal to the amount of reactant formed at the same time. Above statement is true for product also. Above statement is true for product also. Product also. As a result, once equilibrium is attained, once equilibrium is attained, concentration, density, mass, color, specific heat, स्पेसिफिक कुछ भी ले लो यार, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक हीट ले लो आप, क्या फर्क पड़ता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, nothing changes, nothing changes. Neither for product nor for reactant. टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ. Once the equilibrium is attained, density, concentration, temperature, of reaction, जिस रिएक्शन टेम्परेचर है, हीट है रिएक्शन की, हीट ऑफ रिएक्शन, कुछ भी चीज चेंज नहीं होनी है, क्योंकि कोई चेंज हो ही नहीं रहा है. एक्चुअली प्रैक्टिकली द चेंज इज जीरो. प्रैक्टिकली आप जहां थे वहीं हो, जितना टूट रहा है उतना ही बन रहा है. दो बाल झड़ रहे हैं, दो बाल उग रहे हैं, दो बाल झड़ रहे हैं, दो बाल उग रहे हैं, तो अपन टकले तो हो ही नहीं रहे. बोलो आओ, बोलो आओ, खाना बोलना पड़ेगा भैया. इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम. समझे आप मेरी बात को? जैसे कि मान लो मेरे अब जितने भी बाल बचे हुए हैं, इस पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, मेरे और एनवायरनमेंट के बीच में मेरे पास जितने भी बाल बचे हुए, इस पे इक्विलिब्रियम हो जाए एस्टैब्लिश, तो जब तक मैं हूं तब तक इतने ही बाल रहेंगे. क्योंकि यदि टूट के थोड़े भी बाल बाथरूम में गिरे तो तुरंत जो है कहीं ना कहीं से दो बाल आके मेरे पे लग जाएंगे. अब इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है ना? थोप लो इसको. तो नहीं है. तो कुल मिलाकर के हो गया, हो गया. ओके, डन. ओके, अब फील तो आ गई ना थोड़ी सी इक्विलिब्रियम की. इक्विलिब्रियम पर होता क्या है? अब देखो, यदि आपको इसकी समझ आपके दिमाग पर सही आ गई है तो आप मुझे कुछ आइडिया दे सकते हो इसके बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. ठीक, समझना बात को. मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं, आप बताना ये ग्राफ सही है कि नहीं है. स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे. यहां मैं लिख रहा हूं हाँ, कंसंट्रेशन लिख रहा हूं मैं, है ना, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ. यहाँ टाइम लिख रहा हूं, टाइम के साथ रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रही है. ये समय के साथ गिर रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट रहा होगा. ये समय के साथ बढ़ रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट रहा होगा. बोलो हो. मैं बोल सकता हूं दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
आना बोलना पड़ेगा यार। एंड दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा? एक और ग्राफ बनाता हूं। सेम वेरिएबल्स के साथ, मतलब सेम वेरिएबल ऑन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज कंसंट्रेशन एंड टाइम। एक और ग्राफ बना, सेम कंसंट्रेशन एंड टाइम। आप बताएं इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है, या तीनों ही करेक्ट हो सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। पहला ग्राफ करेक्ट है ऐसा एक बच्चे ने बोला, दूसरा ग्राफ करेक्ट है ऐसा दूसरे बच्चे ने बोला, और एक बच्चे ने बोला तीनों ग्राफ करेक्ट है। तीनों ग्राफ करेक्ट है, एक बच्चे ने ये बोला। इसका करेक्ट आंसर है तीनों ग्राफ करेक्ट है। बेटा जिस समय इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ उस समय मैंने ये बोला है कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस ग्राफ में शुरू में गिरा, इसमें बढ़ा, और ये वो समय है जिसको मैं बोल सकता हूं टी इक्विलिब्रियम। इधर मैं समय बोल सकता हूं दिस इज टी इक्विलिब्रियम, और इधर मैं बोल सकता हूं दिस इज टी इक्विलिब्रियम। करेक्ट है बेटा? कभी मैंने आपसे ये तो नहीं बोला ना कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ज्यादा होता है कि प्रोडक्ट का ज्यादा होता है। मैंने कभी आपसे ऐसी बात बोली? मैंने कभी आपसे बोला कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दोनों का बराबर होता है इक्विलिब्रियम पे? क्या मैंने आपसे ये बोला कि दोनों का बराबर होता है? वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बल्कि बराबर होने की संभावना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। ज्यादातर समय या तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या तो कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि दोनों लोगों का कीड़ा एक जैसा नहीं हो सकता है यदि दो अलग अलग लोग हैं तो। बोलो 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 बोलो। अब फिर तुमने वही गंदा सा सवाल पूछ लिया, सर फिर कंसंट्रेशन चेंज क्यों नहीं होती? क्या पूछ लिया ये सवाल लड़की? सर फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी चेंज नहीं होगा ना। बेटा हम तो 100 बार बोल दिया, कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वंस द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड उसके बाद चेंज नहीं होता। देखो वो जो लाइन बनी है टी इक्विलिब्रियम की, उसके बाद क्या कंसंट्रेशन बदल रहा है? लाइन तो स्ट्रेट हो गई ना। अब प्लीज उसमें गलती मत निकालना, सर वो जरा सी इतनी मेरे को टेढ़ी दिखाई दे रही है। वंस द कंसंट्रेशन, एक बार इक्विलिब्रियम आ गया लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन सीधी जा रही है, बोलो हाउ? तो कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं हो रहा है। अरे बोलो, अरे बोलो, कुछ तो मुंह खोलो। इधर देखो, क्या यहाँ कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है वंस द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड? नहीं हो रहा है। क्या इधर हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैंने आपसे कभी नहीं कही ये बात कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होता है। इस वाले में देखो तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। इस वाले में देखा जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये जो डिब्बो होता है ना, डिब्बो का मतलब कंसंट्रेशन होता है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, जिसको कि हमारे रीवा में डिब्बो कहते हैं, ऐसे मेरे एक रीवा के मित्र थे, उन्होंने मुझे बताया था। आर करेक्ट है। उन्होंने बोला सर हमारे यहाँ इसको डिब्बो कहते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, हमें बहुत पसंद आया, तब से हमने ही गेन कर लिया। जैसे हम पहले एक जमाने मुंबई पढ़ाने जाते थे, वहां पे समझला करते थे सब लोग, हमें पसंद आया, तब से हम समझला बोलते हैं लोगों को। ठीक है बेटा? कई लोग सोचते हैं सर मराठी इसलिए बोलते हैं समझला, समझला। अरे बोलो रे हो, आ गया समझ में, है ना? हाँ सुनो, तो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। डिब्बो का मतलब क्या है? डिब्बो का मतलब क्या है? डिब्बो का मतलब है कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा? ओके। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक। अब मैं आपसे पूछूं, यदि कॉमन सेंस से आपसे पूछूं, कॉमन सेंस से, फिर आ गए सचिन उपाध्याय जी, इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव सेम गिव्स फ्री एनर्जी ऑन सेम अमाउंट देन इक्विलिब्रियम विल अकर व्हेन हाफ ऑफ ए इज कंज्यूम्ड। राइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। और वो ये कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम की, वो ये वाली कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम की। समझ ला। लेकिन ऐसी कंडीशन बहुत रेयर होगी। उपाध्याय जी ने क्या पूछा वो मैं बताता हूं। उपाध्याय जी ने ये पूछा कि यदि गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर मोल सेम, यदि गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर मोल सेम हो, तो क्या सर आधा रिएक्टेंट कंज्यूम होने पर आधा प्रोडक्ट का अमाउंट बन जाएगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों का कीड़ा समान। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है?
किसी भी रिएक्टेंट का कीड़ा रिएक्शन करने, तो जब उनका कीड़ा दोनों का समान है तो भैया समान स्थिति पे आके रुकेगा। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन कि हम सब अलग अलग प्रकार के भाई, कोई कार्बन है, कोई नाइट्रोजन है, कोई ऑक्सीजन है, तो क्या सबका कीड़ा एक समान हो सकता है? नहीं हो सकता। उनकी बॉन्ड एनर्जीज अलग टाइप की हैं, वो जो रिएक्शन करके एनर्जी रिलीज करते हैं वो अलग टाइप की है। मतलब ये वाला ग्राफ सबसे ज्यादा रेयर है एक्चुअली बेटा, ये वाला ग्राफ सबसे ज्यादा रेयर है एक्चुअली। मतलब ये काफी ज्यादा हाइपोथेटिकल कंडीशन का ग्राफ है, पहला और तीसरा ग्राफ जो। अच्छा अच्छा, चलो तुम लोगों ने अच्छी बात करी तो मैं आप लोगों से पूछ ही लेता हूं। आप लोग मुझे बताना कि यदि ये वाला ग्राफ है तो मुझे बताना पर मोल प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जी वाला है कि रिएक्टेंट ज्यादा एनर्जी वाला है? पर मोल गिव्स फ्री एनर्जी किसकी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कि रिएक्टेंट? अब देखें कौन बताता है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पर मोल एनर्जी किसकी ज्यादा रहेगी? तुम ध्यान से देखना। गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताना मेरे को, हिंदी में बता दो। गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है? हिंदी में बता दो, गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है? कीड़ा। कीड़ा। करेक्ट थी बात, करेक्ट थी बात। कीड़ा। जिनमें थोड़ा कीड़ा ज्यादा होता है ना, वो कम अमाउंट में भी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं। बोलो यार, बोलो यार, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? क्लियर थी बात। वो अनस्टेबल होते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। सुनना, जिस समय इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, जिस समय इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा था और प्रोडक्ट कम था। मतलब दोनों का कीड़ा इस बार बराबर था। तो कम प्रोडक्ट का कीड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के बराबर था, मतलब परमोल एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा रही होगी। आप लोगों ने यही बताई थी, मैं सेटिस्फाइड हूं इस बात से बेटा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? समझ रहे हो आप मेरी बात को? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है दो चीजों के बीच में, दो चीजों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, और इक्विलिब्रियम पे इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी बराबर है। अरे भाई, जिसको नहीं आया समझ में, कसम उड़ान चल लेगी, थोड़ा सा दिमाग लगा ले मेरे भाई यार, थोड़ा तो खर्च कर ले। जिस समय इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ उस समय कंसंट्रेशन, उस समय गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो बराबर थी भाई। इक्विलिब्रियम पे गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो बराबर थी, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन अलग था ना। जिसका कंसंट्रेशन कम था उसकी गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल ज्यादा रही होगी ना। अब लगा ले मैथ्स खुद अपने दिमाग से, बहुत ज्यादा सरल है, एकदम सरल। ठीक, इस वाले में रिवर्स केस हो जाएगा, इस वाले में रिवर्स केस हो जाएगा। सेकंड ग्राफ कंसंट्रेशन का, सेकंड ग्राफ में कंसंट्रेशन बराबर हो गया है दोनों का। मतलब सेकंड ग्राफ में तो कंडीशन क्या है, सेकंड ग्राफ में कंडीशन ये दोनों का कीड़ा बराबर है, दोनों की गिव्स फ्री एनर्जी बराबर है। प्योरली हाइपोथेटिकल ग्राफ है भाई, हाइपोथेटिकल है बोल तो रही हूं। ठीक है, अब सुनो, एक और ग्राफ बनाता हूं, बताना सही है कि नहीं। इधर कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ, कसम से मतलब पढ़ाने मुझे डर बहुत लगता है। उसका रीजन ये नहीं, मैं समझा नहीं सकता, समझा तो मैं बहुत अच्छा लेता हूँ। प्रॉब्लम ये, टाइम नहीं रहता, और टाइम खत्म हो जाता है। बोले इतने दिन में ये वाला चैप्टर खत्म होना चाहिए, फिर दिक्कत हो जाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। ओके चलो, काम तुम, लेकिन कोई नहीं, मैं कभी भी कुछ भी हो इस तरीके से आपको कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि टाइम बचाने के लिए गंदा पढ़ाऊं। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में मैंने कुछ लेक्चर थोड़े कम पढ़ाए हैं, मैं आपको बताऊं, लेकिन मैंने आपसे बोला एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला हूं। लेकिन नीट के हिसाब से वो मोर देन ना था। आप मॉड्यूल देख लो, मॉड्यूल से मैंने कहीं ज्यादा पढ़ा दिया आपको, ठीक है ना। लेकिन जो मैं जानता हूँ, जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, वो इससे काफी ज्यादा है। क्या इधर बताओ, ये वाला ग्राफ करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इसमें से एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट के लिए है, इनमें से ये ग्राफ करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ए गिव्स बी के लिए ग्राफ दिया, मैंने ग्राफ काय के लिए दिया, दिस इज ग्राफ गिविंग फॉर ए गिविंग बी। ग्राफ करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? बच्चे सही बोले, इनकरेक्ट है। और इसमें इनकरेक्ट बात क्या है, समय के साथ दोनों चीजें बढ़ रही हैं, रिएक्टेंट भी बढ़ रहा है, प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? बोलो हाउ? सो दिस ग्राफ इज इनकरेक्ट, ग्राफ इज इनकरेक्ट because concentration of reactant and product both cannot increase simultaneously, cannot increase simultaneously। ठीक है बेटा,
एक बात और सुनो, सबके एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक ही रहेंगे, ये टाइम है, एंड दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, ऑल थ्री ग्राफ्स आर करेक्ट, कहीं पे लिख लेना यार, ऑल थ्री ग्राफ्स आर करेक्ट, है ना। दिस इज ग्राफ 1, दिस इज ग्राफ 2, दिस इज ग्राफ 3, this is graph 4, this is graph 5, this is graph 6, this is graph 7. So 1 is correct, 2 is correct, 3 is correct, 4 is wrong. Rate of reaction and time इक्विलिब्रियम के लिए ले रहे हैं ग्राफ। कोऑर्डिनेट सेम है जैसे पहले थे। कोई होशियार बच्चा जो मुझे ये बता दे इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, या तीनों करेक्ट है। फर्स्ट वन इज करेक्ट, एकदम सही, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन, और ये हम मानेंगे कि दिस इज टी इक्विलिब्रियम, दिस इज टी इक्विलिब्रियम, इसको मान लेते हैं दिस इज टी इक्विलिब्रियम, और इसको मान लेते हैं दिस इज टी इक्विलिब्रियम। कौन सा ग्राफ करेक्ट है बेटा? ये वाला ग्राफ करेक्ट है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, नो इट इज इनकरेक्ट। अरे भाई ये इस कोऑर्डिनेट पे क्या लिखा है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो कभी बराबर हुआ ही नहीं। और यदि कोई बोले सर इस इंस्टेंस पे बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो अगले पल ही, अगले क्षण ही वो तो गैर बराबर हो गया, इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते। समय के साथ जब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन चेंज ना हो, वो होती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैं कुछ समझ नहीं आया भाई, एक बार इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, फिर तो इक्विलिब्रियम चलता ही रहेगा जब तक आप उसे किसी और एक्सटर्नल चीज से डिस्टर्ब नहीं करोगे। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो इसमें तो नहीं, तो ये तो इनकरेक्ट है, तो ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें तो कभी इक्विलिब्रियम ही नहीं आया। इसमें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक पल को भी नहीं हुई। इसमें एक पल, एक क्षण, एक पल आया ना, फिर चल दिए तुम यहाँ हम वहां, इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलते। आ गया आ गया आ गया, ग्राफ वाली बात सबको क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? थैम थ्यूम चकैम चेयर डूम डूम नहीं? ओके चलो भाई, उतार लो इन सब चीजों को, उसके बाद में आपको और कुछ बातें बताता हूँ। कैटलिस्ट की बात करते हैं। ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ पे एक बात आप लिख लेना, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर, that is even when equilibrium is attained, reaction continue to occur in both forward and backward direction। ठीक है बेटा, अब इसके आगे का सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पहले लिख चुका हूं। सर जिसमें इक्विलिब्रियम चलता रहा वो ग्राफ करेक्ट है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, देखो करेक्ट का मैंने कितना बड़ा निशान लगाया सहज। देखो बच्चे, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट और ये इनकरेक्ट। ठीक है, चलो अब बेटा एक कैटलिस्ट की बात करते हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। सबसे पहले कैटलिस्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। द ओनली थिंग that catalyst does is it helps us to attain equilibrium in a lesser time। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ फिर देखता हूँ कि आपने क्या लिखा है वहां पर चैट में। और जब तक नदी का पानी नदी में जाएगा, तालाब का पानी तालाब में जाएगा, तब तक मैं आपसे कुछ बात डिस्कस कर लेगा। ठीक है, आओ बच्चों और कहानी सुना है। देखें तो क्या क्वेश्चन पूछे है।
सर द सब्सटेंस विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ये तो मुझे समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हो तुम। अच्छा ये बता रहे हो, ओके ओके, अच्छा समझ गया। तुम लोग कैटलिस्ट की डेफिनेशन बता रहे हो, बहुत बढ़िया। मैं आपको कैटलिस्ट की थोड़ी सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। आपको जो पढ़ाते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाते हैं, मुझे कॉम्प्लिकेटेड बातें शुरू से ही समझ में नहीं आती है ना, दिमाग कम है बेटा। नहीं, कैटलिस्ट और एंजाइम अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी करता है, वो बात अलग है, ठीक है ना। कैटलिस्ट एक जनरल टर्म है, मतलब कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है जो रिएक्शन के रेट को फैसिलिटेट करे। मैं आपको कैटलिस्ट का काम समझाता हूँ। आपने एक पिक्चर देखी होगी, बाहुबली देखी थी आपने? बाहुबली पिक्चर देखी थी बेटा। टीवीएफ वाली नहीं बोल रहा हूँ, जो रियल पिक्चर है वो देखी आपने, बाहुबली देखिए 1 और 2। 1 की बात मैं कर रहा हूँ, बाहुबली 1 आपने देखी होगी, ठीक है बेटा। उसके अंदर आप देखो, बाहुबली उस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा पहाड़ है और बाहुबली उसको क्रॉस करना चाहता है, ठीक है बेटा। लेकिन उस पहाड़ को क्रॉस करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज a lot of energy was required to cross that पहाड़, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, बहरहाल he gains energy from somewhere, he was lucky enough to gain that energy, otherwise उतना बड़ा पहाड़ क्रॉस करना इज रियली रियली वेरी डिफिकल्ट। हम और तुम किसी भी पहाड़ के नीचे बैठे रहे, कोई सुंदर कन्या ऐसा वाला डांस करती हुई नहीं आएगी जो कि हमको प्रमोट कर दे उस पहाड़ पे ऊपर चढ़ने के लिए। क्या कहते हो यार? हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है। बाहुबली के जीवन में ही वॉज लकी एनफ कि ऐसा हुआ, करेक्ट है बेटा इतनी बात। तो उस ऊंचे पहाड़ को चढ़ने के लिए, एंड हियर इज नदी एंड हियर इज बाहुबली, करेक्ट है बेटा। So he required a lot of energy. He was lucky enough to get that energy from Tamanna. She was dancing at the same time with those small flies, ठीक है ना, and he could चढ़ो that पहाड़, ठीक है बेटा। But now let's talk about someone else. Suppose BPS sir also wants to get into that pahad, but certainly he does not have that kind of energy as much Bahubali has, but BPS sir may have knowledge, maybe you can say that BPS sir ने बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो उनको एक सीक्रेट रास्ता पता है इस पहाड़ को चढ़ने का, जैसा बाहुबली की माँ को पता था। याद है आप लोगों को बाहुबली की माँ ने क्या किया था? यदि आपको याद हो तो उनने यहाँ का एक डिब्बो था, एक रॉक था, उस रॉक को हटाया एंड शी वेंट स्ट्रेट थ्रू दिस, और यहाँ से कोई बढ़िया वाला रास्ता था जो कि शायद कुछ बढ़िया सुंदर सा रास्ता जिस पर कि वो चल करके ऊपर पहाड़ पे चली गई थी। क्या आपको मेरी बात समझ में? हालांकि एग्जाम्पल ये थोड़ा लंबा रास्ता हो गया है तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि बाहुबली की माँ, ओके लेट मी मेक इट करेक्ट, जिससे केमिस्ट्री कभी डिस्टॉर्ट ना हो। दिस इज बीपीएस सर, this is Bahubali. Bahubali will get through this one. He has a lot of energy. BPS sir never had so much, but he had knowledge. तो उन्होंने यहाँ पर इसको मिटाया और he came just here and there was a lift which is present and he got there. Clear है बेटा? Clear है बेटा इतनी बात आप लोग सबको समझ में आया? Clear? So this Bahubali, he got into the pahad investing so much of the energy, but then he could also have got through this. This is a path of lesser energy. This is a path of lesser energy. So what is the work of the catalyst? The work of catalyst is to provide a path with lesser energy. Are you getting me, guys? Are you getting me, guys? The work of, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? The work of catalyst is to provide a path with lesser energy. समझे आप मेरी बात को? समझे आप मेरी बात को? क्लियर है? क्लियर है? ये एग्जाम्पल से भी अच्छा एग्जाम्पल ये होता, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे दिस वाज दी पहाड़, दिस वाज बाहुबली, मैं ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं, एंड हियर इज सुंदर कन्या, करेक्ट है बेटा?
बाहुबली wants to meet the Sundar Kanya. He has to climb this pahad to meet this Sundar Kanya. Correct hai? So he goes like this. BPS sir has some knowledge, so he gets straight from here to here. Are you getting me, guys? उन्होंने वहां से गुफा के रास्ते सीधे चले गए. So he had that alternative path of lesser energy. Alternative path of lesser energy. दोनों लोगों ने एक ही चीज को प्राप्त किया है. यहां पर there is तमन्ना, राखी पास में आने वाली है. राखी मतलब समझ जाओ रक्षाबंधन. दोनों ही जाके तमन्ना से राखी बंधवाना चाहते हैं, बाहुबली भी और बीपीएस भी. बाहुबली लेकिन इतने बड़े रास्ते से जा रहा है, बीपीएस सीधा जा रहा है. दोनों एक ही चीज प्राप्त करेंगे. एक राखी तमन्ना बाहुबली को बांध देगी, एक बीपीएस को बांध देगी. क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है? प्रोडक्ट तो एक ही आया, प्रोडक्ट तो एक ही आया, लेकिन पाथवे लेसर एनर्जी का था. पाथवे लेसर एनर्जी का था. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब आप सोचो, यदि मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो जब कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इक्विलिब्रियम तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, वो तो नहीं बदला. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, वो तो नहीं बदला. तो ना रिएक्टेंट की एनर्जी बदली इक्विलिब्रियम पे और ना प्रोडक्ट की एनर्जी बदली इक्विलिब्रियम पर. बस फर्क इतना पड़ा है कि पहले ज्यादा देर में इक्विलिब्रियम आ रहा था, अब जल्दी जल्दी आ रहा है. अरे बोलो ना यार, बोलो ना यार, बोलो ना यार. तो कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है. तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों से? आ रही है ना मेरी बात समझ में? पहले बाहुबली इधर से जाता था, राखी बंधवाता था, फिर तमन्ना को साथ में लेके वापस आता था, या तमन्ना इधर से इधर आ रही थी, बाहुबली इधर से इधर जा रहा था, और जो भी रिएक्शन हो रही हो. लेकिन इसमें तो कम समय में ही हो जाएगा. बात एक ही है, बात एक ही है, मतलब हुआ एक ही काम है. So what catalyst does is that it makes reaction faster by providing, it makes reaction faster by providing alternate pathway, by providing alternate pathway. आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना यार, बोलो ना यार. आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जैसे कि मैं आपके लिए काम करता हूँ, जैसे कि मैं आपके लिए काम करता हूँ. द थिंग इज दैट मैं आपके लिए क्या काम करता हूँ? मैं आपके लिए अल्टरनेट पाथवे बनाता हूँ, आपको चीजें आसानी समझ में आ जाए. एक कैटलिस्ट का रोल मैं प्ले करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट मैं भी हूँ, आप और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सिर्फ कैटलिस्ट हूँ. मैं आपको अल्टरनेट पाथवे दूंगा, लेकिन पाथवे ट्रेवल आपको ही करना है. ट्रेवल मैं नहीं करूंगा, ट्रेवल आपको करना है. आई सपोज दैट यू अंडरस्टैंड दिस. आई सपोज दैट यू अंडरस्टैंड दिस. क्लियर है बेटा इतनी बात? और यदि पेपर की क्वालिटी अच्छी आती रहे, पेपर की क्वालिटी अच्छी आती रहे, तो इस कैटलिस्ट का रोल भी रिलेटिवली कम होता जाता है. एक बात मैं आपको सत्य बोलूं, इस बात को लोग गलत समझते हैं थोड़ा सा. हाँ, पेपर यदि बहुत डिफिकल्ट आए तो हो सकता है कैटलिस्ट का रोल बढ़ जाए. खैर, इस बहस में कौन जाए. मैं तो कहता हूं कैटलिस्ट होने ही नहीं चाहिए. इसी से बच्चों का दिमाग का विकास ज्यादा होता है, सच बोलेंगे. पर ये बात यूनिफॉर्मली लागू नहीं की जा सकती है पूरे देश में. दिमाग का विकास तभी होता है जब आदमी स्वयं पढ़ने की कोशिश करता है. आपको भी कोशिश करनी है, तभी आप बेटा सिलेक्ट होगे. चलो यार, मैंने आपको बहुत समझा दिया. कैटलिस्ट आपने आपने लिखा, आपने लिखा. अब प्रमोटर का काम क्या है? वो क्या सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, है ना बेटा. प्रमोटर रिएक्शन को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है, रिएक्शन को प्रमोट करता है. बट एग्जैक्टली कैटलिस्ट जैसा रोल नहीं है. वो आएगा, जब चैप्टर आएगा तब आएगा. डोंट वरी अबाउट दैट, है ना. हाँ बिल्कुल, आपने मोलिब्डेनम एज प्रमोटर हेबर्स प्रोसेस बोला है. वेरी नाइस, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. सुनो आप मेरी बात को ध्यान से. अपन बात कर रहे हैं किसकी? केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. तो आप लोग ये सेंटेंस दर्ज कर लो अपनी कॉपी पे. क्या? अ कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम. कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम. It only helps to attain equilibrium in lesser time. Catalyst do not affect equilibrium
and does not change either product or reactant by any standard. मतलब भैया जो कंसंट्रेशन बिना कैटलिस्ट के था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम पे, वही कैटलिस्ट की उपस्थिति में होगा। जो तापमान रिएक्शन का विदाउट कैटलिस्ट था, वही तापमान विद कैटलिस्ट होगा रिएक्शन का। जो कलर विदाउट कैटलिस्ट आ रहा था, वही कलर विद कैटलिस्ट आएगा। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो भी चीजें आती है, जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो सारी की सारी सेम आने वाली है। सिर्फ बात है बेटा, बनी अभी भी तमन्ना ही है, रिएक्टेंट बाहुबली है, प्रोडक्ट तमन्ना है। बस अंतर इतना आया है कि एक बार बाहुबली जो है गुफा से चला गया और एक बार बाहुबली पूरा का रास्ता तय करके गया है। अल्टीमेटली बात एक ही हुई है। बोलो हो, कुछ भी नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं बदलता है। बनोगे डॉक्टर ही, चाहे बीपीएस पढ़ाए चाहे कोई और पढ़ाए, प्रोडक्ट किया। ये नहीं है कि बीपीएस सर ने पढ़ाया तो आपको बड़ी डिग्री मिल जाएगी वहां जाके। वो कहना बीपीएस ने तुमको पढ़ाया, अरे तुम तो डायरेक्ट पीजी करो यार, तुम्हें एमबीबीएस की जरूरत ही नहीं, सब पढ़ा दिया होगा सर ने। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्लियर थी बात? ऐसी बातें तो नहीं कहेगा ना कोई, करना तो वही कोर्स पड़ेगा आपको। हाँ, खैर अपन जनरलाइज नहीं करते। सो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, इट डज नॉट चेंज आइदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बाय एनी स्टैंडर्ड। Catalyst only provide alternate pathway. Only provide alternate pathway में काम करता हूँ। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। दिस इज रिएक्टेंट, डिब्बो मतलब कंसंट्रेशन। दिस इज प्रोडक्ट, डिब्बो मतलब कंसंट्रेशन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, दिख रहा है सब लोग? This is concentration and this is time. Without catalyst, without catalyst, ग्राफ हम तुमको बना के देती। हाँ, ये with catalyst, concentration, time, with कैटलिस्ट। यदि आप लोगों ने 9-10 में कभी पढ़ा हो तो इस एनर्जी को जो ये लगती है रिएक्शन को करने के लिए, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी रिएक्शन को कराने में एक एनर्जी लगती है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या चीज कम होती है, तुम्हें समझ में आ गया होगा, तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या चीज कम होती है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो जाती है, लेकिन चेंज अल्टीमेटली कुछ नहीं आता, अल्टरनेट पाथवे। कुछ आ गया समझ में भाई? आ गया हो तो हाँ ना बोल दो, आ गया हो तो हाँ ना बोल दो। चलो ठीक है बेटा। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए तो एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। बहुत बढ़िया बोले हो, बहुत बढ़िया बोले हो ठाकुर। देखो बैकवर्ड के लिए इतनी लगती पहले, बोलो ना, बैकवर्ड के लिए इतनी लगती पहले, क्योंकि जहां से जहां जाता, अब इतनी लग रही है। तो क्या मानोगे कि बैकवर्ड के लिए भी कम हुई है? तो क्या मानोगे बैकवर्ड के लिए भी कम हुई है? आना बोलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। समझ गए? तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विल डिक्रीज, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विल डिक्रीज। टाइम हो गया तो जाओ, हम भी जाती। बाय बाय चाचा, सी यू। आज रात का मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा कि मैं कब आपको केमिकल बॉन्डिंग का डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय चाचा, सी यू। बाय बच्चों, टाइम में बता दूंगा, ग्रुप पे बताऊंगा, ग्रुप पे। बाय बाय।